सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ माहरूख शहरियार। मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी का तिलस्म टूटने लगा है। ये कोई पाकिस्तान का इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि ख़ुद भारत का मोतबर अखबार द हिंदू फट पड़ा है। 2025 को वादों के बिखरने का साल करार देते हुए एतराफ़ कर लिया है कि भारत विश्व गुरु के दावों से फिसलकर अब विश्व विक्टिम बनता जा रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को संगीन सिक्योरिटी नाकामी भी कहा गया है। इसके अलावा सिंदूर ऑपरेशन की नाकामी ने आलमी सतह पर भारत की साख को शदीद मुतासिर किया है। अब पाकिस्तान तो कह कर थक चुका है कि भाई थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन कुछ हो तो इन्वेस्टिगेट हो ना। अब अमेरिका, चीन और रूस हर महाज पर सिफारती हजीमत, यहाँ तक कि अमेरिका के लिए भी भारत अब नागुज़ीर शराकतदार नहीं रहा है, जबकि पाकिस्तानी क़यादत को सख्त गिर और मुनज़्ज़म भी मान लिया गया है। जहाँ बैनुल अक़वामी जरीदे फील्ड मार्शल की शख्सियत के मोतरफ नज़र आ रहे हैं, वहीं पर मोदी को अपने ही घर में मार पड़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी की खारजा पॉलिसी सिर्फ ऑप्टिक्स तक महदूद थी और अब हकीकत बेनकाब हो चुकी है। इसी हवाले से बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन करें। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए। कहिएगा, बार बार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से फील्ड मार्शल के हवाले से जो इंटरनेशनल अखबार हैं, जरीदे हैं, मैगजीन्स हैं, वो उनकी शख्सियत के मोतरफ, जिस तरह से हमने अब मई के अंदर जंग जीती उसके मोतरफ, उनकी पॉलिसीज़ के मोतरफ, दूसरी जानिब भारत को अपने ही घर में मोदी को मार पड़ रही है। सबसे पहले तो इसका एनालिसिस कीजिएगा, ये रिपोर्ट अब क्या वाकई ऐसा ही है जो पाकिस्तान जिस तरह से बात करता आ रहा था कि सिर्फ ऑप्टिक्स तक महदूद है, ज़मीनी हकाइक कुछ है ही नहीं? देखें, ये जो हिंदू ने जो रिपोर्ट दी है, देखें ये उनके मुल्क का अखबार सबसे बड़ा अखबार है और उसने प्रॉपर वो एनालिसिस किया है पाकिस्तान हैज़ बीन टेलिंग ऑल द टाइम, और ये बातें प्रूव उन्होंने कर दी हैं कि उनकी सफारतकारी फेल हो गई है, उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी फेल हो गई है। उन्होंने जो अपने कौम को वादे दिखाए थे, वादे किए थे खारजा पॉलिसी में, उसके बाद मिलिट्री में, वो पूरे नहीं कर सके हैं। अमेरिका से ताल्लुकात उनकी स्टडी थे वो बिल्कुल लोएस्ट वेब के ऊपर आ गए हैं, वो भी उन्होंने बताया है। फिर उन्होंने कहा रूस से, अमेरिका से, चाइना से इनकी मुलाकातें भी होती रही, लेकिन लाइन ऑफ वर्चुअल के ऊपर आप देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो कोई उनके अवाम को फ़ायदा नहीं दे सके हैं। शराकतदारी में अमेरिका ने उनको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। साथ जो वो खुद तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान के मिलिट्री डिप्लोमेसी की, अस्करी कुव्वत की, पाकिस्तान की हुकूमत की, कि जिस तरीके से उन्होंने अपने ले के चले आपने, वो पाकिस्तान बड़ा आगे निकल गया और हम पीछे रह गए हैं, सुसरफी का शिकार हैं। वो उन्होंने बताया पहलगाम को, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है और इसके जो स्टेट ड्रामे को दुनिया ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना इंक्वायरी हुई, ना इन्वेस्टिगेशन हुई, और फिर आपने एक मुल्क के ऊपर, न्यूक्लियर मुल्क पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मार के हक के बाद ये उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और इंडिया को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, जो कि इंडिया माना है। उसने यहाँ तक कह दिया कि ना इन्होंने शिकस्त मानी, ना इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हमारे 8 जहाज़ गिरे हैं, ना इन्होंने कहा कि हमने एक गलत स्टेज ड्रामा किया था, उसको भी नहीं एक्सेप्ट किया। दुनिया ने किसी बात को नहीं माना और पाकिस्तान को उन्होंने कहा सफारतकारी, पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को उन्होंने कहा कि अस्करी कुव्वत जो है वो बहुत उभर के सामने आई है, ये बड़ी बातें की है। फिर उन्होंने कहा रशिया से अब आप देख लें ताल्लुकात उनके अच्छे नहीं हैं, किसी से भी हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, बिल्कुल पीछे रह गए हैं। पाकिस्तान मर्ज हुआ है बहुत बड़ी तौर पे। अमेरिका को सरप्राइज दो, अमेरिका से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, यहाँ उन्होंने जो अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी हैं उसकी बात कर रहे हैं। हर जगह पे उन्होंने खुल के बात की है ओके जी, इंडिया इज गॉन डाउन 2025 के लिए बहुत डरावना खबर है, और मेरा अपने एनालिसिस है कि 2026 इससे भी ज़्यादा खराब होगा, बिकॉज दे आर टोटली आइसोलेटेड। जिस तरीके से मार के हक में फील्ड मार्शल यासिर मुनीर ने अपने मुल्क की ये ऑपरेशनल प्लानिंग की, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया, पूरी कौम को इकट्ठा किया, इतनी बड़ी फौज को, इतनी बड़ी एयरफोर्स को 10 घंटे में बिल्कुल ज़मीन बोझ कर दिया, शिकस्त दे दी, हजीमत का उठाना पड़ा, अमेरिकन सरप्राइज हो गए। तो ये कितनी बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी, उनकी नाकामी है, ये इसको बड़ा फ़र्क पड़ा है। साथ इनके फिर आपके साथ उन्होंने टैरिफ लगा दिए, तो इस वक्त आई थिंक पाकिस्तान
बहुत आगे निकल गया, इंडिया बहुत पीछे निकल गया, इंडिया आइसोलेट हो गया। सो दिस इज अ बिग सक्सेस फॉर पाकिस्तान, अ बिग फेलियर फॉर इंडिया। सही है। अच्छा, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी बरसी थी, वहाँ पर भी हमने देखा कि जिस तरह से खिताबात किए गए आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से भी, बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से भी, फील्ड मार्शल को ज़ाहिर है क्रेडिट जाता है तो वो भी देते नजर आए, और साथ साथ उन्होंने एक बार फिर ललकारा है। वो कह रहे हैं कि भाई उसके लिए तो जज्बा ईमानी चाहिए, शहादत का जज्बा होना चाहिए, फिर आपकी फ़ोर्स इतनी ताकतवर होनी चाहिए जिस तरह से हमारी फ़ोर्स है। तो ये सारी बातें तो महज ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत दूर नज़र आती हैं। और फिर भारत ने, आप क्या समझते हैं कि अपनी अस्करी जो एक्शन है उसको सिफारतकारी का मुतबादिल समझ लिया है और यहीं पर वो मार खा रहा है? बिल्कुल। और सेकंड ये कि जब आपकी फौज अनट्रेंड और अनप्रोफेशनल है, ना उनके पास कोई मोटिवेटिंग फैक्टर है, ना उनके ट्रुप्स का अपने कमांडर के ऊपर एतमाद है, ना उनके कमांडर जो है उनका और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान में कोई रवाबत है, कोऑर्डिनेशन है, तो ये कैसे कामयाब हो सकती है? और फिर झूठ पे मामली, आपने जो दुनिया को एक अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट किया हुआ था वो रेत की दीवार की तरह गिर गया मार खा के बाद। इससे ये दुनिया को पता चला कि इंडिया एक बहुत ही इमेच्योर और इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, जो एक स्टेट ड्रामा करके एक न्यूक्लियर मुल्क हमसाया के ऊपर अटैक करता है विदाउट रियलाइजिंग कि दो न्यूक्लियर लड़ाई के इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट क्या होंगे, इसके वॉर के डायनामिक्स क्या होंगे, इसकी आग में इस रीजन के अलावा ग्लोबली इसका क्या इफेक्ट होगा, वो उसको रियलाइज नहीं किया। ये दुनिया ने सोचा कि पाकिस्तान एक बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क, बेटर गार्डन, प्रोफेशनल आर्मी, और प्रोवोकेशन नहीं की, ना इंडिया की प्रोवोकेशन में आया, हमने सिर्फ रिस्पॉन्स दिया, अभी हमने ऑफेंसिव नहीं किया। अब अगर ये करते हैं जो फील्ड मार्शल ने कहा, अगर अभी ये करते हैं तो देन वी आर गोइंग टू टेक देम हेल्प। 50 to 60% के इकोनॉमिक लॉस करेंगे ईस्ट में, जाएंगे रिफाइनरीज है और मिलिट्री लॉस, यहाँ तक आ कि नस्लें याद करेंगी। सो हमने पूरी तैयारी की हुई है, एक एक इंच एरिया इंडिया का हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है, एंड ये गलत फहमी में कि हम ये इससे ज़्यादा नुकसान करेंगे, ये तो भी तैयार ही नहीं है। ना इनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्सपीरियंस है, ना साइबर वॉरफेयर का है, ना स्पेस वॉरफेयर का, जिसमें पाकिस्तान गॉन फॉर अहेड, इसलिए दे कांट डू एनीथिंग ईदर, बट वी नॉट पुश। हमने तैयारी की हुई है, लेट देम टेक मिस एडवेंचर, विल टेल देम, टीच देम अ लेसन। सही। अच्छा, डोंट यू थिंक सो कि जो भारत की स्ट्रेटेजिक वैल्यूज़ हैं, जिस तरह से वो उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है और फिर खुद ही मार भी खाता है, मुंह की भी खाता है, तो ये तो मेरे ख्याल है ओवरऑल जो वहाँ के लोग हैं, जो अवाम है, उनके लिए भी बहुत बड़ा एक सेट बैक है। वो भी हमने देखा है कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि वो अपने ही लोगों से तंग नज़र आ रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट से, उनकी पॉलिसीज से, और फिर ख़ास तौर पर वो बार बार पाकिस्तान का जिक्र भी करते नज़र आ रहे हैं। देखिए मारूफ, जो इन्होंने अपने आप को एक बहुत बड़ा हवा क्रिएट किया हुआ था ना, वो बैलून फट गया, वो ज़मीन बोस हो गया रेत की दीवार की तरह। अब इनके अवाम को, इनको सेलेक्ट करने के लिए, उनका टेंशन डालने क्या इनके बात रही, यही ये चारों वजह टोला है अखंड भारत का, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल, ये उसको लेके चल रहे हैं कि हम कभी पाकिस्तान को उनका डिफेंस मिनिस्टर किधर भपकियाँ लगाता है, कभी इनका नरेंद्र मोदी लगाता है, कभी इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाता है, and they know कि what we are and what Pakistan play hell with them। अपनी आवाम को खुश करने के लिए, उनकी आवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, जो अब इनकी आवाम भी एक्सेप्ट नहीं करती है, दुनिया भी एक्सेप्ट नहीं करती है। और ट्रम्प ने इनको कहा दिवाली के ऊपर व्हाइट हाउस पे कि डोंट गो एंड अटैक पाकिस्तान, नो वॉर विद पाकिस्तान, ये उनको वार्निंग दी है। दे नो कि इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे न्यूक्लियर पावर्स के। ये इतने इनके दिमाग छोटे हैं, इनको रियलाइज नहीं करते कि इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर ये दो न्यूक्लियर मुल्क में लड़ाई होती है, तो कितना खतरनाक, अगर ज़्यादा लड़ाई हुई तो कहाँ एंड कहाँ होगा, ये रियलाइज नहीं करते। इसलिए उसने वार्निंग दी और सीज फायर भी कराई, वो नाराज़ भी इसीलिए, खुद मिनते की, जाके रिक्वेस्ट की, जब सीज फायर होगी तो हमने तो कहा ही नहीं। उसके बाद जी हमारे जहाज़ नहीं गिरे, हमने तो पाकिस्तान को शिकस्त दी है। लुक एट देम, मम्मी अपने अवाम को झूठ बोल रहे हैं, गोदी मीडिया तबाह होकर रह गया। पाकिस्तान ने एक एक लम्हा बलम्हा ISPR ने और हमारी मीडिया ने अपने अवाम को आगाह रखा कि क्या हो रहा है, कितना नुकसान किसका हुआ, सब कुछ बताया, एक चीज़ नहीं छुपाई हमने। सही है। अच्छा, ये रशियन ऑयल की परचेजिंग के हवाले से भी था, बड़ा इंडिया बड़ी बड़ी बातें करता था, अखबारात में सुर्खियां छपती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उस मामले पे भी वो बैकफुट पे आता नजर आ रहा है, और फिर ऑलरेडी ट्रम्प कह चुके हैं अब वो नागुज़ीर नहीं है, वो शराकतदार नहीं, वो पार्टनर नहीं है जिसके बगैर अमेरिका चल ना सके। तो ट्रम्प का ये बयान, ये कितना बड़ा मोदी की साख को और जो वहाँ की गवर्नमेंट है ओवरऑल उसके ढांचे को मुतासर करता है?
देखें, ये इंडिया उनका हमेशा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या आपके सामने वो अस्करी हो। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इनको अमेरिका को चीट किया है कि रशियन ऑयल सस्ता लेते रहे थ्रू आउट, और फिर रिफाइन करके उसको बहुत महंगा बेचते रहे, इसी तरह ये ईरान से सस्ता ऑयल लेते रहे और महंगा बेचते रहे, फिर उसके बाद उनसे झूठ बोलते रहे, उनसे वेपन एम्यूनिशन लेते रहे। अमेरिका ये भी नाराज है कि सारा वेपन उनसे खरीदते हैं, अभी वो दे वांट टू सेल देयर ओन वेपन आल्सो अपने अमेरिकन, लेकिन ये उनसे नहीं खरीद रहे। तो इन चीज़ों की वजह से उन्होंने 50% टैरिफ्स इन पे लगा दिए। पाकिस्तान में सिर्फ 19% लगे। आप इससे अंदाजा लगाएं, दे सेड अब वो बात नहीं है शराकतदारी जो पहले की थी ना, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर। उन्होंने ये रियलाइज किया है अगर पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क इनको इस तरीके से बुरी शिकस्त दे सकता है, तो जो हमारा प्लान था कि ये कंटेन करेगा चाइना को या साउथ चाइना सी में कंटेन करेगा चाइना को, ये तो कुछ नहीं कर सकते। तो अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉलिसी चेंज हो रही है। पाकिस्तान री इमर्ज एज अ रीजनल स्टेबलाइजर, और मिडल पावर जितनी भी हैं, मिडल ईस्ट है और इस्लामिक ममालिक हैं, दूसरे ममालिक सेंट्रल एशिया, सब ने पाकिस्तान को अपना लीडर चुन लिए और फील्ड मार्शल आसिम इज द लीडर। हर एक उनको बुलाता है, उनको सुनता है, उनकी बात करते हैं। फिर ये जो हिंदू ने ये भी लिखा है कि जो हमारा सऊदी अरब से एक स्ट्रेटेजिक दफाई माहिदा हुआ है, ये बहुत बड़ा झटका इंडिया को लग रहा है। जो मैं देखें वहाँ उनकी इकोनॉमिक पावर, जो हारिस साहब पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ना, उसको अगर हम सामने रखें तो मैं जो पर्सनली एक एनालिसिस देखती हूँ, वो मुझे लगता था कि शायद जब हम चाइना से अपनी दोस्ती ख़राब कर बैठेंगे या अमेरिका के साथ कोई इश्यूज़ होंगे, जबकि हमें पता है अब चाइना और अमेरिका के क्या मामलात हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किरदार अदा किया है। तो कितना आप उसको अब करते हैं, क्रेडिट देते हैं कि आपकी जो सियासी क़यादत है या जो आपकी अस्करी क़यादत है, उसने एक प्लेटफॉर्म पर आकर ना चाइना को नाराज़ किया और ना ही अमेरिका को? देखें, यही तो आप आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी यही है ना कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स परसू करें and while maintaining balanced relationship with all the countries। अपने चाइना से भी हमारे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के सामने किस तरह वो भी हमें आपको कह रहे हैं, हम आपको अपनी वो कंपनियां भेज रहे हैं जो आपको ऑयल और गैस ड्रिलिंग करेंगे, ऑफशोर करेंगे, वो भी करेंगे। फिर हमारे साथ वो आपसे शराकत चाहते हैं, कोई अफगानिस्तान के ये बलूचिस्तान के अंदर जहाँ वो आप माइन मिनरल्स को बहुत एक्सप्लोर करेंगे, $1 ट्रिलियन के हमारे पास रिजर्व्स हैं, उसको वो करना चाहते हैं। इसके लिए जाहिर है कि वो आपके सामने वो एक चाहते थे कि छोटा एक यहाँ पर पोर्ट और बनाने के माड़ी के पास ये बलूचिस्तान की तरफ वो भी चाह रहे थे बनाने के लिए। तो ये उनकी अब सोच बदल रही है और पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने कहा वी डोंट वांट एनी एड, वी वांट ट्रेड, शराकतदारी। और शराकतदारी पाकिस्तान अमेरिका की बहुत बढ़ गई है एंड इट इज़ अ बिग गेम चेंजर। आई थिंक 26 शुड बी बिग गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। और इन्हीं तौर पे जो पाकिस्तान इस वक्त बुलंदियों को छू रहा है, ओवरऑल दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो स्टैंड है उसकी हर कोई तायद कर रहा है। हम दुआ करेंगे कि आने वाले साल में भी पाकिस्तान इसी तरह से चमकता रोशन सितारा ही रहे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सियासी हलचल क्या हो रही है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। डायलॉग की बात हो रही है, डायलॉग होते हैं या फिर डेड डॉग का शिकार होते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, फिर इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी बहरान, सियासी बेयकीनी, सियासी बेचैनी, सियासी अदम इस्तेहकाम या इसे कोई भी नाम दीजिए, लेकिन ये सियासी बहरान नहीं, ये इक़्तिदार, इख्तियार, अवाम और एतमाद की जंग है। बज़ाहिर तो बंद गली का मंजर है, मगर सवाल ये है कि क्या पसे पर्दा नया मिसाक़े जमहूरियत तश्कील पा रहा है या ये महज एक कंट्रोल्ड सियासी डायलॉग है। हुकूमत इस्लाहात की बात करती है मगर 2024 के इंतखाबात को रेड लाइन भी करार दे रही है। एक जानिब अयाज सादिक हैं जो PTI से मुज़ाकरात पर आमादा तो हैं, जबकि दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह हैं, वो दो टोक ऐलान कर रहे हैं कि ना अडियाला वाले की सुनी जाएगी ना दबाव की सियासत चलेगी। अपोजिशन इत्तेहाद मुज़ाकरात के लिए तैयार तो है मगर शर्त यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी ओहदेदार मेज़ पर मौजूद नहीं होगा। आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि ये डायलॉग है या महज दिखावा। PTI के मुतज़ाद बयानात इस अमल को मज़बी रहे हैं। क्या ये डायलॉग किसी हकीकी सियासी हल की जानिब बढ़ भी रहे हैं या फिर एक बार फिर सब कुछ बैक आउट होता हुआ नजर आएगा? बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली गौहर बलोच, हमारे साथ मौजूद हैं PMLN से। इसके अलावा अमजद खान न्याजी PTI से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों को वेलकम करेंगे।
अली साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। अब जाहिर है ये सारा कुछ 2-4 दिन से चल रहा है, हम सबके सामने है किस तरीके से हुकूमत की जानिब से भी डायलॉग की बात की जा रही है, मुज़ाकरात की बात की जा रही है, लेकिन आप समझते हैं कि जो एक इतना बड़ा मामला सामने आ चुका है कि 2024 से मुतालिक कोई बात नहीं होगी, जो इलेक्शन गुजर चुके हैं, जो इंतखाबात हो गए वो हो गए, इनके अलावा कुछ होगा तो फिर बात होगी, तो आप नहीं समझते कि जो PTI है उनका तो सबसे बड़ा मसला ही ये है, वो तो कहते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा सियासी बहरान है वो शुरू यहाँ से हुआ है, तो किस तरह से फिर अब बात आगे बढ़ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि जो आप 2024 के इलेक्शन की बात कर रही हैं, 2024 के इलेक्शन के ऊपर अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वहाँ पर हमारे पास कानून और आइन के मुताबिक इदारे मौजूद हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग PMLN, जहाँ कहीं भी किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं वहाँ पर ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट्स मौजूद है और दीगर इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारा जात हैं। तो जाहिर है कि अगर 2018 के इलेक्शन, हम भी ये कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन इन्होंने RTS सिस्टम के जरिए चोरी किए थे, तो हम कहाँ गए थे? हम उन इदारों के पास गए। तो जाहिर है कि ये नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि जब 2013 के इलेक्शन हुए और पाकिस्तान का बच्चा जानता था कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब को क्लीन स्वीप किया, उस वक्त भी इन्होंने मुल्क में धरने दिए, उस वक्त भी हंगामे बर्पा किए। उस वक्त आपको याद है कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो केस गया और ये कहते थे कमीशन बनाए, कमीशन बना और उस कमीशन की क्या रिपोर्ट थी कि इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये तो यहाँ पर अगर इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो इदारों के पास ज़्यादा है। दूसरी बात ये रह गई कि अगर ये कहें कि भाई ये असल मसला इलेक्शन नहीं है, असल इनका जो प्रॉपर जो इनकी लीडरशिप बात करती है वो इनका एक निकाती एजेंडा है और वो ये कहते हैं कि बानी PTI को रिहा किया जाए। भाई मुझे बताएं कि भाई आपको किसने मशवरा दिया था कि आप 9 मई के वाक़यात करते? उसके बाद आपने 9 मई पर भी इत्तफा नहीं किया, फिर 3 दफ़ा KPK की गवर्नमेंट के जरिए वफाक के ऊपर हमलावर हुए हैं, कील वाली लाठियाँ लेकर हमलावर हुए हैं और पूरे KPK के वसाइल 1122 की गाड़ियाँ लेकर हमलावर हुए हैं। असल चीज़ ये है कि इनको अपना जमहूरी तरीका अपनाना होगा। अगर कोई सियासतदान इनके खिलाफ है या इनके मद्दे मुकाबले है तो ये उसको चोर और डाकू बोलते हैं, उसके उल्टे नाम लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब आज जिनके घर के ये बार चक्कर लगाते हैं, कल तक ये उनको सीधे नाम से जलसों में पुकारते नहीं थे। आज आप देख लें कि अचक ज़हीर साहब के ऊपर ये इत्मीनान का, लेकिन अली गौहर साहब, माजी में हमने देखा है कि नून लीग और PTI के पीपल्स पार्टी के दरमियान भी जो मामला थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मामला थे वो भी हमारे सामने आज दोनों एक होकर चल तो रही है ना। तो सियासत तो इसी का नाम है। देखिए, उसके बाद आपको याद होगा कि उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ और फिर उसके बाद दोनों पार्टीज ने जो है वो रियलाइज किया कि जो मामलात हैं वो कूल डाउन होने चाहिए। आज के दिन तक भी बानी PTI यही कहते आए हैं कि अगर मैं बात करूंगा तो एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा और वो पॉलिटिकल सिस्टम को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान के कानून और आइन को मानने के लिए तैयार नहीं। वो अपना कद जो है वो पाकिस्तान से बड़ा समझते हैं और जो उनके सियासी नाकदीन और मुखालफीन हैं, वो सहाफ़ी हों तो वो लिफाफा सहाफ़ी हैं, वो सियासतदान हों तो वो चोर और डाकू हैं, और जो उनके अपने घर में जो कुछ चोर और डाकू और जो सारी चीज़ें होती रही, मैं अब उसका तज़किरा नहीं करता, लेकिन वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। तो जाहिर है कि अगर वो राना सनाउल्लाह साहब बात ठीक करते हैं। एक्चुअली जो ये मुज़ाकरात की बात करते हैं, राना साहब ने यही कहा कि ये मुज़ाकरात के साथ सिंसियर नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि हम एक ग्रुप है जनाब, हमने इनको इख्तियार दिया कि मुज़ाकरात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने खलूस नीयत के साथ इनको वेलकम किया कि ठीक है आए आप मुज़ाकरात करें। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जनाब PTI, अब हमें बानी PTI ने कह दिया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम एहतजाजी सियासत करेंगे, हम तहरीक चलाएंगे। तो सबसे पहले ये खुद फैसला कर ले कि ये मुज़ाकरात चाहते हैं या तहरीक चाहते हैं। लेकिन जो कुछ भी इनके साथ अगर देखा जाए तो राना सनाउल्लाह साहब की आप बात कर रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब तो एक जानिब कहते हैं कि PTI के DNA में है ही नहीं कि वो मुज़ाकरात करें, लेकिन आप ही की पार्टी के जो स्पीकर अयाज सादिक हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत हर तरह का इनको ग्राउंड देने के लिए तैयार है कि आए बैठे बात करें। तो वो तज़ाद तो यहाँ पर भी है।
नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने ये नहीं कहा कि ये मुज़ाकरात ना करें। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि ये मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, ये मुज़ाकरात एक्चुअली करना नहीं चाहते। बानी पीटीआई की तरफ से जो बयानिया आता है, जिस बयानिए को लेकर अलीमा खान चल रही है, वो तो ये है कि हम तहरीक लॉन्च करेंगे। तहरीक और मुज़ाकरात इकट्ठे तो नहीं चल सकते। आज इनके चीफ मिनिस्टर जो पंजाब में गए हुए हैं, वो वहां पर जाकर खुद बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी कि हमें तो बानी पीटीआई की तरफ से ये है कि हमने तो प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है, ये करना है, वो करना है। तो वो फिर मतलब है कि ये अपने खुद वो कॉज के साथ इस तरह तो नहीं हो सकता ना। आप दो चीजें इकट्ठी लेकर नहीं चल सकते। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से इनको ये ऑफर है, और अगर ये वेल करना चाहें तो वो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात की टेबल खुल जाएगी। उसमें तो कोई वो हम तो ये चाहते हैं कि ये अपना तरीकेकार, ये अपनी रविश, ये अपना रवैया, सियासी पार्टी का ये सो कॉल्ड नाम लेते हैं, लेकिन ये सियासत इंतशार की करते हैं। उस इंतशार की सियासत को छोड़े, 9 मई के वाक़यात और वफाक पर हमले और ये चीजें छोड़े, पाकिस्तान की इमलाक को आग लगाना छोड़े, और ये अफहाम तफहीम के साथ जो है वो एक सियासी तरीका अपनाएं, अपने रवैये सियासी करें, अपने सियासी मुखालफीन को भी बर्दाश्त करें, और उस हकीकत को तस्लीम करें कि इधर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सियासत करनी है, इनका कद पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। और जाहिर है कि ये मुल्क है तो हम सब सियासत करते हैं, ये मुल्क है, इसी बिल्कुल ऐसा ही है, मुल्क है तो सियासत है, और मुल्क है तो ये सारा मामला चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अमजद खान न्याज़ी साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तो है मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन दूसरी जानिब थोड़ी शॉकिंग न्यूज़ भी है ये, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद जब मुज़ाकरात के लिए एक जानिब तैयार है, लेकिन फिर हमने ये देखा कि ये शर्त भी रख दी गई है कि पीटीआई का जो कोई भी अहदेदार है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं होगा, जबकि बानी पीटीआई को तो उस पूरे मामले पर बड़ा ज़्यादा उन पर फोकस भी वो रहे और उन पर बड़ा भरोसा भी करते रहे, और आज पीटीआई का कोई अहदेदार वो नहीं रख रहे हैं। इसकी क्या वजह समझते हैं, और क्या पीटीआई इस हवाले से तैयार होगी, मुज़ाकरात इस तरह से आगे बढ़ाए जा सकेंगे? मारूफ, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पीटीआई का कोई भी जो है वो लीडरशिप में से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये खान साहब का फैसला है। मुज़ाकरात सिर्फ 2 शख्सियात को इख्तियार दिया गया है, वो अलामा साहब को है और महमूद अचकज़ई साहब को है। वो मफाहमत का रास्ता इख्तियार करते हैं या मफाहमत का रास्ता इख्तियार करते हैं, ये उनको इख्तियार दिया गया है। और इसमें बड़ा वाज़ेह पीटीआई के लिए स्ट्रीट मूवमेंट है कि हम जो है वो लोगों को पूरा मन तौर पे एक बात याद रखें, क्योंकि ये मीडिया ट्रोलिंग करते हैं और मीडिया पे बैठ के जो है चीज़ें कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, कैथारसिस पे, डिबेट पे हमारा यकीन है और पीस ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है मुज़ाकरात का, तो वो आपको मैंने बता दिया, वो इसमें बाख्तियार हैं, वो कौन से रास्ते से जाते हैं ये वो बेहतर फैसला कर सकते हैं। पीटीआई जो है तो न्याज़ी साहब, इसमें जो पीटीआई की पूरी लीडरशिप है वो अग्री है इस सारे मामले पर, वो अग्री है। और जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रीट मूवमेंट है, एक जानिब वो और एक जानिब डायलॉग, तो हुकूमत तो कहती है कि 2 काम एक साथ नहीं हो सकते, या तो आप हमसे आके मुज़ाकरात करें या फिर आपने जो करना है वो करें, और फिर हमारे पास भी ताकत है, ऑप्शन है, हम जो करेंगे वो फिर आप देखेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डायलॉग से भी पीछे नहीं हटती और अपना मज़ामत से भी पीछे नहीं हटती, ये तो उसका राइट है। हाँ, हमने आपको जैसे पहले कहा कि ये तो देखो कोई मशरूत तो चीज़ें नहीं है ना, अभी तो आगाज़ है। अगर वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जो नीचे जो है अगर वो होते हैं, मुज़ाकरात आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अगर वो लीडरशिप जो है अगर कोई डायरेक्शंस देती है, क्योंकि आपकी जो बात है ना कि खान साहब के फैसलों को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से, तो आपका ये कहना कि जी उनको एतराज़ है, कोई किसी को एतराज़ नहीं है, मुकम्मल इख्तियार के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। I'm 100% गेटिंग योर पॉइंट, लेकिन जो इख्तिलाफात हैं वो तो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अलीमा खानम साहिबा कुछ और कह रही होती हैं, फिर सलमान अकरम राजा को उनसे इख्तिलाफ होता है, वो कोई और बात कर रहे होते हैं। इस तरह से जो सियासी कमेटी जो डायलॉग के लिए बनाई गई है उनका कोई और नैरेटिव होता है, तो फिर जाहिर है फिर यही बात होती है कि पीटीआई ही एक पेज पर नहीं है। नहीं, मैं आपको तो हर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है।
हम जो अलीमा खान है वो हमारी बहन है, और आपको पता है वो सियासत में नहीं है, वो अपने भाई के साथ जो है उनकी जो अटैचमेंट है या उनकी वाबस्तगी जो है वो अनकंडीशनल है। तो उनका ओपिनियन होता है सबके लिए कि जी हमारी जो ख्वाहिश है या हमारी जो कोशिश है वो क्या है। जहाँ तक सलमान अकरम राजा साहब है, वहाँ पे कौन सी ऐसी बात पे इख्तलाफ होता है, पॉइंट ऑफ ओपिनियन पे जो है डिफरेंसेस आ सकते हैं, अदरवाइज सारी जो कंसेंसस है वो खान साहब की कोई भी डायरेक्शन आती है उनको फॉलो करते हैं। राइट, ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, यकीनी तौर पे अब हुकूमत की जानिब से अगर एक स्टेप बार बार लिया जा रहा है, कहा तो यही जा रहा है और हम दुआ गो भी यही हैं कि ये सिर्फ दिखावा ना हो और बल्कि हुकूमत आगे बढ़ के बाहें फैलाकर उनका इस्तकबाल करे ताकि मुल्क में कुछ इस्तेहकाम तो आए, स्टेबिलिटी तो आए। अब हुकूमत अपोजिशन को दे क्या सकती है? ज़ाहिर हुकूमत है, बहुत कुछ है, बहुत सारे ऐसे मामला और ऑप्शन गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। 2024 वाले इलेक्शन का मामला तो वो साफ तौर पे कह दिया गया है, बड़े ज़राए इस बात को तस्दीक भी कर रहे हैं इसकी कि उस पर बात नहीं होगी। तो फिर बात होगी किस पर? हुकूमत का मूड क्या है, वो क्या फिर आगे सामने रखेगी कि पीटीआई इस पर माने? देखिए, पहली बात तो बड़ी क्लियरली जो है वो पीटीआई को भी पता है और उनकी लीडरशिप को भी पता है कि मुझे बताएंगे, फिर बार बार कहते हैं बात तो दायरे फिर उधर से ही शुरू होती है। आप देखें कि जो धरने इन्होंने दिए थे 2013-14 में, उस वक्त इनके जो मशीर थे वो जनरल पाशा थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे, उन्होंने वो सारा कुछ करवाया। फिर इस तरह से अब तो वो जनरल नहीं रहे, फैज साहब के थ्रू क्या क्या हुआ, बल्कि अब तो 9 मई के बड़े क्लियरली जो ताने बाने हैं वो बानी पीटीआई की तरफ जा रहे हैं और वो उसमें डायरेक्टली मुलव्वस है। कुछ दिनों तक आपको अंदाजा हो जाएगा आगे चल के, जब केस अभी आपने लास्ट पैरा तो वो भी आपने भी पढ़ा होगा जो आया था उसमें फैज साहब के, जब जी कि उस पे केसेस अलग से अलग से उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अलग से चले जाएंगे। तो वो अभी हुकूमत के पास और इदारों के पास जो हैं वो वाज़ेह सबूत हैं। और 9 मई के वाक़यात का मशवरा इनको ना ही नून लीग ने दिया था, ना पीपल्स पार्टी, ना इनकी जो इलाकी जमातें थी उन्होंने दिया, ना दूसरी ने दिया। रवैये इनके ये हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आपको वो वक्त याद होगा कि जब बानी पीटीआई ने जिस वक्त इनके खिलाफ एक दफ़ा इन्होंने जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन जीत गए थे इनकी हुकूमत के अंदर होते हुए, मुझे याद है कि उस वक्त कौमी असम्बली में मैं उनकी तरफ से TMLN की तरफ से उनका पोलिंग एजेंट खड़ा हुआ था असम्बली के अंदर। तो उसके बाद आपको पता है कि इन्होंने इत्मीनात का वोट दिया और इन्होंने कहा था कि मेरे इत्मीनात के लिए लोगों को भेजा जाता है, मतलब है कि मेरे पास अपनी अक्सरियत नहीं है, लोग आते हैं। फिर इन्होंने एक स्पीच की थी कि भाई आप अदम एतमाद लेकर आए, अगर मैं अदम एतमाद के जरिए मेरे खिलाफ हो जाती है तो मैं आराम से दूसरी कुर्सी पे बैठ जाऊंगा अपोजिशन लीडर की। लेकिन जब अदम एतमाद आई तो फिर असम्बलियों के दुश्मन हो गए, गैर जमहूरी तरीके हटाए और से आपने डिप्टी स्पीकर के जरिए आइन और कानून को तोड़ा, 2 असम्बलियों को कुर्बान कर दिया जो KPK की थी और पंजाब की थी। इसका मतलब ये है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, अंदर से ये कुछ और है बानी पीटीआई, बाहर से जो है अपनी बात की हर दूसरी बात में नफी करते हुए आपको नजर आते हैं। तो अभी भी ये 9 मई के वाकयात का ज़ाहिर है हुकूमत ने तो नहीं फैसला करना, 9 मई के वाकयात का अदालत ने फैसला करना है। हाँ, ये है कि आज के दिन तक आप देखें कि ये हर बात करते हैं, लेकिन रोज हमारी जो अफवाज हैं वो रोज बॉर्डर के ऊपर और मुल्क के अंदर जो हम मतलब है कि एक ख्वारजी फितनतुल ख्वारिज की जो जंग का तकरीबन हमें सामना है, तो उसमें आप देखें कितनी शहादतें हो रही हैं। कभी इनकी ट्वीट उन शहीदों के बारे में तो नहीं आपको नजर आएंगे ये बयान, हर वक्त यही होगा मुल्क के अंदर ये इंतजार फैला दो। अभी यूके के अंदर क्या हुआ है, इन्हीं के प्रोटेस्ट में इन्हीं की खातून क्या बात कर रही हैं, वो फील्ड मार्शल पीटीआई उसे लाताल्लुकी का इजहार कर चुकी है, वो लाताल्लुकी का ऐलान कर चुकी है, मरासला जारी कर चुकी है। वो मैं टॉक शो में बैठा हूं, मैं इस वक्त मैं बात कर रहा हूं ना, मैं ऑन पार्टी के बिहाफ पे बैठा हूं आपके पास, और अगर मैं बात कर दूं कोई इस तरह की तो वो मेरी पार्टी कहेगी हम लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। आप अपने प्रोटेस्ट में लोगों को खड़ा तो करते हैं, आप उनको माइक भी पकड़ाते हैं, फिर आप करते हैं उनसे बात करवा के आप कहते हैं ये नहीं, ये तो बड़ी आसान बात होगी। तो वो तो मकसद ये तो उसी तरह से ना जिस तरह से किराए के कातिल रखे होते हैं लोगों ने
कि आप फायर मार दो, आपको असल बंदा मरवाने वाला कहे जी ये तो किसी और ने मारा है, मैंने तो फलां बंदे को कत्ल नहीं किया। तो ये अब इतनी इजी बातें नहीं है। ठीक है अली गौहर साहब, अब बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया है। मैं नियाज़ी साहब की जाने बढ़ना चाहूँगी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं बस नियाज़ी साहब आपसे जानना चाह रही हूँ, जिस तरह से 9 मई के केसेस के हवाले से बात हो रही है और हुकूमत बार बार ये बात भी कह चुकी है कि बहुत जल्द इसका भी फैसला हो जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता है और बानी PTI को कोई इसमें ऐसी सज़ा हो जाती है जिस तरह से हुकूमत इशारे दे रही है, और इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि बाज़ हल्कों ने इशारे दिए हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं ये सारी मूवमेंट कहाँ जाती नजर आएगी? PTI का फ्यूचर क्या देख रहे हैं फिर, और फिर उसके लिए PTI क्या करेगी? पहले भी तो बोगस केसों में सजा PTI बानी PTI को दे चुके हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ा है। लेकिन हम समझते हैं कि जिस तरीके के साथ हम पहले कह चुके हैं कि कोई भी फर्द जो है वो, अगर हम इसलिए तो कहते हैं कि जी आप कमीशन बना दें, वहाँ पे आप अपने एविडेंस रखें, अगर इसमें कोई इन्वॉल्व होता है तो उसको जजा और सजा होती है, वो अलग बात है। लेकिन आप जो शख्स जो है आपको इल्म है कि उनकी कस्टडी में था और पुलिस की कस्टडी में था, और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है और अपने आर्डर्स में लिख चुकी है कि बानी PTI जो है वो पुलिस की कस्टडी में थे और वहाँ से रिलीज हुए, तो उन पे ये मुकदमात जो है वो इन पे भी एक सवालिया निशान है। और मैं समझता हूँ इससे कोई बेहतर रिजल्ट नहीं निकलेगा, बल्कि एक अफसोसनाक तासुर उभरेगा और मुल्क के अंदर जो है वो कोई अच्छा जस्टर नहीं जाएगा। नियाज़ी साहब, एक बात ना PTI के वकला के लिए की जाती है कि वकला क्यों नहीं जाते, कोई इस तरह की हिकमत अमली इख्तियार क्यों नहीं की जाती कि उनके लिए कोई काम हो सके कि वो बाहर आए और फिर जो भी आगे मामलात हैं वो चलें। वो यही ज़ाहिर है, नून लीग भी बार बार यही बात कर रही होती है, पीपल्स पार्टी भी कर रही होती है कि वो वकला मुख्तलिफ शोज़ में तो नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो जिस तरह से उनका जो काम है वो करते हुए नज़र नहीं आ रहे होते। तो ऐसे में जो डायलॉग की बात हो रही है बार बार, और PTI की जानिब से बार बार ये कहा जाता है कि डायलॉग होगा तो सिर्फ इमरान खान साहब के ही थ्रू होगा, वो जो कहेंगे जैसा कहेंगे वैसा होगा, तो फिर तो ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर ही नहीं आता। मैंने आपका सवाल समझ नहीं, आप कहना क्या चाहती है। आप पहले सवाल में ये कहा कि वकाला हमारे जाते नहीं है, वकला हमारे जाते हैं। जी बिल्कुल, उस तरह से जिस तरह से, जी मेरी बात सुन ले, जहाँ 26वीं तरमीम का झंडा लहरा रहा हूँ, वहाँ पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा वकील में लेके चले जाए तो फैसला वही आना होता है जो हमें मालूम होता है। और आपको पता है कई हमारे जो साफी भाई हैं वो पहले से फैसला अनाउंस कर रहे होते हैं, सजा और जजा भी सुना रहे होते हैं। वहाँ पे हम क्या करें, कौन सा वकील लेके जाए? बिल्कुल वकील जाते हैं, वकील अपने आर्गू करते हैं, लेकिन दलाल वहाँ पे काम आते हैं जहाँ सुनी जाए, जहाँ दलील भी खत्म कर दी जाए, वहाँ फैसले इसी किस्म के आते हैं। सही, लास्टली बस मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि अदालतों के ऊपर ज़ाहिर है आप लोगों को भरोसा नहीं है। आप कहते हैं कि जो सारा कुछ मामला है वो ऑलरेडी हमें पता होता है फैसला क्या आएगा, तो फिर आगे आने वाले दिनों में जो PTI है उसका स्टांस क्या होगा? यही स्ट्रीट मूवमेंट, इससे आगे नहीं? हमारा मतलब कुछ लोग मेरी बात सुन, देखिए मेरी बात सुन ले, हमेशा डायलॉग के अंदर कुछ भी हो सकता है, एक कदम आगे भी चला जाता है, एक कदम पीछे भी आता है। डायलॉग के ऊपर हमेशा ये होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं हाँ उसमें सबसे पहले इन्नमा अमालो बिन्नियात के अमलों का दारोमदार नीयतों पे। अगर गवर्नमेंट की नीयत ठीक है तो यकीनन डायलॉग आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगर नीयत ही खराब है और मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो इफ एंड बट्स लगाना है, तो फिर डायलॉग बेफायदा होते हैं, उसमें से हासिल वसूल कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। अली गौहर बलोच हमारे साथ है, अमजद खान नियाज़ी हमारे साथ है PTI से। शुक्रिया नाज़रीन, अब देखना ये है कि ये जो मामला है जिस तरह से गुफ्तगू की जा रही है ये किस समत में आगे बढ़ता है। मुज़ाकरात आया होते हैं, वो मामलात आगे बढ़ते हैं, या फिर एक बार डेडलॉक का शिकार हो जाते हैं, जिस तरह माजी में भी हम देखते आए हैं। प्रोग्राम का वक्त फिल वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।